नमस्कार, संजय न्यास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम उत्तराखंड की जनपद श्रृंखला को आरंभ कर रहे हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी कहा था, तो उत्तराखंड की जो जनपद श्रृंखला है, पहले हम सबको ये सभी ठीक से ज्ञात है कि कुमाऊं मंडल में 6 जनपद और गढ़वाल मंडल में 7 जनपद हैं। तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि पहले कुमाऊं मंडल के सारे जनपद पढ़ लें या गढ़वाल मंडल के सारे जनपद पढ़ लें, क्योंकि कुमाऊं क्षेत्र के लोगों को कुमाऊं के बारे में ज़्यादा पता होता है, गढ़वाल क्षेत्र के लोगों को सामान्यतः गढ़वाल के बारे में ज़्यादा पता होता है। तो सबसे पहले हम एक नए बीच का तरीका निकालेंगे, यानी कि अगर हमने पहले एक गढ़वाल का जनपद आरंभ किया तो अगली बार हम जो है कुमाऊं का जनपद आरंभ करेंगे, और इसका उल्टा भी हो सकता है। तो एकांतर क्रम में ऑल्टरनेटली हम इन जनपदों को पढ़ेंगे। निश्चय रूप से इन जनपदों को हम बहुत ज़्यादा विस्तार से पढ़ने वाले हैं, इतना विस्तार से पढ़ने वाले हैं कि हमारी परीक्षा संबंधी आवश्यकताएं बहुत ही सरलता से पूरी हो जाएंगी, और इनमें तारतम्यता और सरल कहानी का बोध भी अवश्य होगा। तो आज हम सबसे पहले जो है कुमाऊं मंडल का पहला जनपद ले रहे हैं, और ये जनपद है नैनीताल। तो नैनीताल को, इस जनपद को समझने से पहले एक बात मैं और कह दूं कि हम नैनीताल जनपद या कोई भी जनपद को ना छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ेंगे, यानी छोटे छोटे वीडियोस के रूप में पढ़ेंगे, क्योंकि हमें अक्सर ये अनुभव हुआ कि जो बड़े वीडियो होते हैं वो विद्यार्थियों को उतने सहज अनुभव नहीं होते जितने कि छोटे वीडियो। तो सबसे पहले ज़्यादा बातें ना करते हुए नैनीताल जनपद का एक संक्षिप्त परिचय ले लेते हैं। तो देखिए, ये आपका जो स्क्रीन है, तो इसमें आपको नैनीताल, ये उत्तराखंड का एक मानचित्र दिखाई दे रहा होगा, और इसके साथ साथ नैनीताल जनपद को एक अलग से मानचित्र में भी दिखाया गया होगा। तो सबसे पहले हम नैनीताल जनपद के बारे में बात करें तो ये हमारा नैनीताल जनपद है, जो कि सरलता से आपको दिखाई दे रहा होगा। और तो इस जनपद की अगर हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना 15 अक्टूबर 1891 को हुई। तो अब थोड़ा सा इसको पहले समझ लेते हैं, फिर बात करते हैं आगे। तो देखिए, हम सभी को ये पता है कि इस कुमाऊं क्षेत्र में अगर हम बात करें तो कुमाऊं क्षेत्र में पहले चंदों का राज्य था। चंदों को गोरखों के द्वारा हराया गया और गोरखों को अंग्रेजों के द्वारा हराया गया। तो हुआ ये था कि गोरखों के टाइम पर और चंदों के टाइम पे अल्मोड़ा महत्वपूर्ण राजधानी बन गई, और जब अंग्रेजों का राज हुआ तो अंग्रेजों ने कुमाऊं कमिश्नरी की स्थापना की, जिसमें पूरा कुमाऊं का क्षेत्र शामिल था, और उसके परगने के रूप में गढ़वाल मंडल था। तो अंग्रेजों ने अल्मोड़ा को ही अपनी राजधानी बनाए रखा, लेकिन उसके पश्चात जब नैनीताल नगर की खोज हुई तो नैनीताल का महत्व बढ़ने लगा, और जब नैनीताल का महत्व बढ़ने लगा तो उसी के साथ साथ अल्मोड़ा का महत्व कम होने लगा, और इसका परिणाम ये हुआ कि 1855 में अंग्रेजों ने कुमाऊं कमिश्नरी का जो मुख्यालय है ये नैनीताल को बना दिया था। और समय के साथ साथ नैनीताल का महत्व बढ़ता चला गया। तो जब नैनीताल का महत्व बढ़ता चला गया तो इसका परिणाम ये हो गया कि अंग्रेजों ने 15 अक्टूबर 1891 को जो कुमाऊं कमिश्नरी थी, कुमाऊं कमिश्नरी, तो इसे 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया। एक को नाम दिया गया नैनीताल जनपद, और एक को नाम दिया गया अल्मोड़ा जनपद। तो देखिए, इस प्रकार से 15 अक्टूबर 1891 में नैनीताल जनपद अल्मोड़ा जनपद के साथ साथ अस्तित्व में आया। तो ये हमें ठीक से याद हो गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं संक्षिप्त परिचय में। तो नैनीताल जनपद का जो स्थापना वर्ष है वो 15 अक्टूबर 1891 है। इसके अलावा अगर हम इस जनपद के बारे में बात करें तो ये जो जनपद है, ये इसका विस्तार मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय और इसके अलावा भाबर क्षेत्र में है। तो देखिए, ज्योग्राफी के विद्यार्थी इस शब्द को भली भांति जानते होंगे, लेकिन थोड़ा सा हम सीख लेते हैं
तो जो हमारा हिमालय इलाका है और हिमालय के, जैसे मान लेते हैं ये हिमालय है, तो इससे लगा हुआ जो मैदानी इलाका है ये इलाका भाबर कहलाता है, इससे लगा हुआ इलाका तराई कहलाता है, और इससे आगे का जो इलाका है वो गंगा यमुना का मैदान कहलाता है। तो इस, अगर हम डिस्ट्रिक्ट नैनीताल के बारे में बात करें तो इसका विस्तार मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय और भाबर क्षेत्र में है। और अभी ये वीडियो जहाँ शूट हो रहा है संजीवनी IAS में, तो ये भाबर क्षेत्र का ही एक महत्वपूर्ण इलाका है जिसे हल्द्वानी कहा जाता है, और ये नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। खैर आगे बात करते हैं फटाफट। तो देखिए ये जो मध्य हिमालय, शिवालिक वाले भाबर क्षेत्र में इसका विस्तार है। और अगर हम इस नैनीताल को देखें इस अपने मानचित्र में, तो ध्यान से देखिएगा इसको, हम इसको थोड़ा सा आगे इसमें देख लेते हैं। तो इसके पूरब में चंपावत जनपद है, इसके पश्चिम में पौड़ी जनपद है, इसके उत्तर में अल्मोड़ा जनपद है, इसके दक्षिण में उधम सिंह नगर जनपद है, और इसके दक्षिण पश्चिम में या पश्चिम में जो भी कहें आप, ये उत्तर प्रदेश स्टेट है, उत्तर प्रदेश राज्य है। तो इस प्रकार से ये जो हमारा नैनीताल जनपद है, नैनीताल जो जनपद है हमारा जनपद, ये 4 उत्तराखंड के जनपदों और एक राज्य से अपनी सीमा रखता है, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो नैनीताल है, नैनीताल, तो ये वाला जो इलाका है ना, ये प्राचीन काल में या मध्यकाल में कहें इसे षष्ठी खाता कहते थे। षष्ठी खाता ये संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब होता है 60 झीलों वाला क्षेत्र। चूंकि नैनीताल में भीमताल, नैनीताल, सातताल जैसी कई झीलें हैं और अधिकांश झीलें सूख चुकी हैं, लेकिन फिर भी कुछ महत्वपूर्ण झीलें आज भी हैं। कुमाऊं मंडल में सबसे ज्यादा झीलें इसी जनपद में हैं, इसीलिए नैनीताल को भारत का झीलों वाला जनपद भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो ये जो नैनीताल जनपद है, अगर हम इसके बारे में बात करें तो यहाँ कई महत्वपूर्ण झीलें हैं, कई महत्वपूर्ण झीलें हैं। कुछ लिख लेते हैं, जैसे कि एक तो स्वयं नैनीताल हो गया, नैनी झील है, नैनीताल है, भीमताल, सातताल, सूखाताल, मलवा ताल, सड़िया ताल, हरीश ताल, लोखाम ताल, लोखाम ताल, नौकुचिया ताल, नौकुचिया ताल आदि आदि। तो देखिए आपने अधिकांश तालों के नाम अवश्य सुने होंगे। इसीलिए नैनीताल जो है केवल उत्तराखंड का नहीं, भारत का नहीं, विश्व के सबसे सुंदर स्थलों में से एक है, जो कि अपने प्रसिद्ध झीलों के लिए जाना जाता है। इसके अलावा नैनीताल में कई प्रसिद्ध चोटियां भी हैं, जैसे कुछ प्रसिद्ध चोटियां भी हैं। इनका विस्तार, सबका विस्तार हम इनका अलग अलग शीर्षकों में पढ़ेंगे। जैसे कई महत्वपूर्ण चोटियां भी हैं, जैसे कि नैना पीक, नैना पीक, जैसे किलबरी, जैसे स्नो व्यू, स्नो व्यू, जैसे डोरोथी सीट, डोरोथी शीट आदि आदि। ज़्यादा बातें नहीं करेंगे क्योंकि संक्षिप्त परिचय चल रहा है।
इसके अलावा नैनीताल में ना कई महत्वपूर्ण नदियां भी प्रवाहित होती हैं, नदियां जो कि जीवन और अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसे कोसी बहुत महत्वपूर्ण नदी है, कोसी, गार्गी जिसे गौला भी कहा जाता है, गार्गी या गौला नदी, गौला नदी जहाँ से मैं आपसे बातें कर रहा हूँ अभी, तो यहाँ से मुश्किल से 2 किलोमीटर की दूरी पर जो है गौला नदी यहाँ से दिखाई देती है या स्थित है। तो गार्गी है, कोसी नदी है, और इसके अलावा अगर हम बात करें भाखड़ा नदी, भाखड़ा, दाबका आदि आदि महत्वपूर्ण नदियां यहाँ प्रवाहित होती है। नंदौर भी है, ठीक है ना, दाबका, नंदौर आदि। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये पर्वतीय क्षेत्र है और इसमें मैदानी इलाका भी है ना, तो पर्वतीय क्षेत्र में जैसे सेब, आड़ू, नींबू, माल्टा, काफल, खुमानी आदि कई रसीले फल यहाँ पर्वतीय क्षेत्र में होते हैं। इसके अलावा पर्वतीय क्षेत्र में मडुआ, झुंगरा, गेहूं जैसे खाद्यान्न मिलेट्स भी पैदा किए जाते हैं। इसके अलावा जो इसका मैदानी क्षेत्र है, यहाँ पे चावल, गेहूं, गन्ना, मक्का की बड़ी मात्रा में खेती की जाती है। इसके अलावा 2 पॉइंट और जोड़ सकते हैं आप, सर्वाधिक अति सघन वन, अति सघन वन जो है इस नैनीताल जनपद में ही है, इस नैनीताल जनपद में ही है। इसके अलावा एक खास बात और है इसकी कि अनुसूचित जाति की सर्वाधिक साक्षरता वाला जो जनपद है ये भी नैनीताल ही है। तो ये है नैनीताल जनपद का एक संक्षिप्त परिचय। अब हम नैनीताल जनपद के कुछ जननांकीय यानी डेमोग्राफिक डेटा आंकड़ों के बारे में बात करते हैं। तो अगर हम देखें तो इसमें भी एक सरसरी नज़र रख लेते हैं, सरसरी नज़र। तो देखिए नैनीताल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले इसका स्थापना वर्ष लिख लेते हैं, स्थापना वर्ष। तो अभी हम बात कर चुके हैं कि 15 अक्टूबर 1891 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर हम इसके क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो 4251 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल के अनुसार जो इसका स्थान है, क्षेत्रफल का इसका स्थान राज्य में 5वां है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा अगर हम बात करें 5वां है, ये तो हो गया क्षेत्रफल। अब बात करते हैं जनसंख्या के बारे में। तो जनसंख्या जो है इस डिस्ट्रिक्ट की वो है आपके 9,54,605 लोग इस जिले में रहते हैं, और जनसंख्या के अनुसार जो इसका स्थान है राज्य में वो 4था है। अब याद करने के लिए परीक्षाओं में एक बात याद रख लीजिए, 1-2 डेटा को छोड़ के आपको हर जगह पे 4था स्थान देखना है या मिलेगा आपको। देखिए जैसे इसके अलावा अगर हम बात करते हैं पुरुष जनसंख्या के बारे में, पुरुष जनसंख्या, तो पुरुष जनसंख्या जो राज्य में है वो है 4,90,666 पुरुष। इसी प्रकार से अगर आप स्त्री जनसंख्या के बारे में बात करें
तो ये है 4,60,939। ठीक है, चलिए अगर हम जनसंख्या के अनुसार देखें तो हमने स्थान चौथा कहा। अब बात कर लेते हैं साक्षरता के बारे में। साक्षरता, तो साक्षरता में बात करें तो साक्षरता 83.88% है और इस अनुसार ये राज्य में इसका स्थान दूसरा है, यानी नैनीताल वाले जो हैं राज्य में दूसरे स्थान पर आते हैं शिक्षा के मामले में, यानी कि अच्छी बात है। इसके अलावा अगर हम बात करें लिंगानुपात के बारे में, लिंगानुपात सेक्स रेशियो, लिंगानुपात, तो जो इसका लिंगानुपात है ना, तो वो है आपका 934 पुरुष उपलब्ध हैं 1000 पुरुषों के लिए 934 महिलाएं उपलब्ध हैं, जबकि पिछले ये 2011 की जनगणना के अनुसार, लेकिन उससे पहले की जनगणना के अनुसार ये आंकड़े 902 थे, जो कि चिंताजनक है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम शिशु लिंगानुपात के बारे में बात करते हैं, शिशु लिंगानुपात के बारे में बात करें, लिंगानुपात के बारे में बात करते हैं तो ये है 902। अच्छा, इसके अलावा अब बात करते हैं आगे, जनघनत्व देखते हैं। जनघनत्व यानी कि एक किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं, तो ये रहते हैं आपके 225 लोग रहते हैं और जनघनत्व के अनुसार राज्य में स्थान चौथा है। ठीक है, एक डेटा और ले लेते हैं लगे हाथों। अगर हम नगरीकरण देखें तो नगरीकरण जो है ये हुआ आपका 38.94%। तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्रामीणीकरण के बारे में अगर प्रतिशतता देखी जाए तो ये है आपका 61.06%। तो ये संक्षिप्त जनगणना के आंकड़े हैं नैनीताल जनपद के संबंध में। तो आज हम इतना ही करते हैं इसमें। तो हमने इस पहले वीडियो में नैनीताल जनपद का एक संक्षिप्त परिचय के बारे में बात की और अब हम कैसे नैनीताल को पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा इसको भी देख लीजिए। तो नैनीताल में ना अगर आप इसको ज़रा ध्यान से देखते हैं इस जनपद को, और आपको बहुत ईजिली सारी बातें समझ में आ जाएंगी। बस आप 2 मिनट इसमें नज़र रखिए। तो देखिए जैसे अभी हमने इसमें चित्र लिखा था या चित्र बनाया था, इधर देखिएगा। तो ये चित्र जो हमने शुरू में देखे थे तो ये तो हमारे पूरे उत्तराखंड का मानचित्र था और एक नैनीताल जनपद का है ना। तो देखिए हम इसमें क्या करेंगे, जैसे हमारा जनपद है तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण शहर हैं, ठीक है, जैसे नैनीताल है, रामनगर है, हल्द्वानी है, इस प्रकार से भीमताल, भवाली, या 4-5 शहरों के बारे में बात कर सकते हैं। तो हम इसके हर शहर को उठाएंगे और उसमें जितनी भी इसमें जो उसकी विशेषताएं होंगी, चाहे वो मंदिर हो या कोई संगठन हो या कोई शिक्षा का क्षेत्र हो, हम उनको पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से पूरा नैनीताल जनपद जो है 3-4 हेडिंग्स में इस प्रकार से कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें मैं आपको यकीन दिलाता हूं या प्रयास करूंगा कि इसमें हमारा सब कुछ आ जाएगा, लगभग सब कुछ आ जाएगा। देखिए ज्ञान तो अनंत है, लेकिन जितना हम चाहते हैं उससे कई गुना आ जाएगा। तो बस आप अपने अध्ययन को जो है उसमें तारतम्यता बनाए रखिए, निष्ठा से पढ़िए। तो आज इतना ही करते हैं। अगले वीडियो में हम नैनीताल के शहर के रूप में एक एक करके पढ़ते चले जाएंगे और नैनीताल जनपद को बहुत सरलता से पूरा पढ़ लेंगे। तो आपका दिन शुभ हो। अपना समय देने के लिए धन्यवाद और मिलते हैं नए वीडियो में। नमस्कार।